अल बिरूनी की क्यूरियोसिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने यहाँ सालों बिताए। उन्होंने संस्कृत सीखी, जो उस टाइम एक फॉरेन स्कॉलर के लिए सोचिए कितना बड़ा काम था। और फिर अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को ये जो सूफी लोग थे ना, ये आम तौर पर पॉलिटिक्स यानी सियासत से दूर रहते थे। उन्हें कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं चाहिए थी। लेकिन एक कैच है, अगर कोई सुल्तान या बादशाह उन्हें बिना मांगे कोई ग्रांट जैसे जमीन या पैसा देता था तो वो मना नहीं करते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे, पर अपने लिए नहीं। विट्ठला मंदिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है। विट्ठला, जो भगवान विष्णु का एक रूप है, उनकी पूजा मेनली महाराष्ट्र में होती है, तो फिर यहाँ कर्नाटका के दिल में उनके लिए इतना विशाल मंदिर क्यों बनाया गया? सोचो, अगर आप अपने ही देश को, इंडिया को, सदियों पहले किसी बाहर वाले की नज़र से देखते तो कैसा लगता? उन्हें क्या चीज़ें अजीब लगती होंगी, क्या चीज़ें ब्रिलियंट और क्या बिल्कुल समझ से परे। चलिए आज हम इसी टाइम ट्रैवल पर चलते हैं और मीडिएवल इंडिया को देखते हैं उन ट्रैवलर्स की आंखों से जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया था। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि उस जमाने में लोग इतना रिस्की सफ़र करते ही क्यों थे? ये कोई आज जैसी 2 हफ्ते की वेकेशन नहीं थी। इसका मतलब था सालों तक चलते रहना, रास्ते में डाकू, बीमारियां और ना जाने कैसे कैसे खतरों का सामना करना। आखिर ऐसी क्या बात थी? देखिए, वजह कोई एक नहीं थी, बहुत सारी थी। कुछ लोग काम की तलाश में निकलते थे, एक बेहतर जिंदगी के लिए। कुछ लोग अपने घर पर आए किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे सूखा या बाढ़ से बचने के लिए भाग रहे थे। फिर आते थे तीर्थ यात्री और पंडित, साथ में थे ट्रेडर्स नए मार्केट्स ढूंढने, और सोल्जर्स अपनी ड्यूटी पर। और हाँ, इन सब के बीच कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बस एडवेंचर का कीड़ा था, बस दुनिया देखनी थी। इस एक्सप्लेनर में हम 3 ऐसे ही खास लोगों पर फोकस करेंगे, 3 अलग अलग सदियों से। 11th सेंचुरी में आते हैं अल बिरूनी, अ प्रॉपर स्कॉलर, जो हर चीज की गहराई में जाते थे। फिर 300 साल बाद 14th सेंचुरी में मिलते हैं इब्न बतूता से, अ ट्रू एडवेंचरर एट हार्ट। और फिर 17th सेंचुरी में आते हैं फ्रांसवा बर्नियर, जिनका काम ही था हर चीज को यूरोप से कंपेयर करके जज करना। 3 लोग, 3 सदियां, और इंडिया की 3 बिल्कुल अलग कहानियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले मुसाफिर अल बिरूनी से। वो उज़्बेकिस्तान से आए एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे। लेकिन सुनिए, वो इंडिया घूमने नहीं आए थे। उन्हें 11th सेंचुरी में सुल्तान महमूद ऑफ गजनी एक बंदी, एक हॉस्टेज बनाकर यहाँ लाए थे। कैन यू इमेजिन? क्या शुरुआत थी उनके इंडिया के सफर की। लेकिन अपने हालातों के बावजूद अल बिरूनी की क्यूरियोसिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने यहाँ सालों बिताए। उन्होंने संस्कृत सीखी, जो उस टाइम एक फॉरेन स्कॉलर के लिए सोचिए कितना बड़ा काम था। और फिर अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को एक मैसिव किताब, किताबुल हिंद में लिख डाला। और ये मत सोचना कि ये कोई सिंपल ट्रैवल डायरी थी, ना, ये तो एक एनसाइक्लोपीडिया थी 80 चैप्टर्स की, जिसमें इंडियन फिलॉसफी, रिलीजन, साइंस और सोशल कस्टम्स सब कुछ था। उनका लिखने का स्टाइल भी बहुत ही यूनिक और सिस्टमैटिक था, एकदम साइंटिफिक अप्रोच। हर चैप्टर की शुरुआत एक सवाल से होती थी, फिर संस्कृत टेक्स्ट की स्टडी के बेसिस पर एकदम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते थे, और आखिर में इंडियन कॉन्सेप्ट्स को दूसरे कल्चर्स जैसे ग्रीक्स के साथ कंपेयर करते थे। कितना कमाल का मेथड था ना। पर उनके लिए इंडिया को समझना आसान नहीं था। उन्होंने खुद 3 बड़ी रुकावटें बताईं। पहली थी लैंग्वेज। उनके लिए संस्कृत इतनी अलग थी कि चीज़ों को आपस में ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल था। दूसरा, यहाँ के धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज उनके लिए बिल्कुल नए थे। और तीसरा, उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ के लोग थोड़े अपने में ही रहते थे और बाहर वालों से अपनी नॉलेज शेयर करने में हिचकिचाते थे। अल बिरूनी ने कास्ट सिस्टम के बारे में डिटेल में लिखा, लेकिन एक चीज थी जिसे उन्होंने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। वो था अनटचेबिलिटी का आइडिया। उनका आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल और पावरफुल था। उन्होंने कहा कि देखो, नेचर में हर चीज जो पोल्यूटेड होती है वो वापस साफ होने की कोशिश करती है। जैसे सूरज हवा को साफ करता है, तो फिर इंसान हमेशा के लिए पोल्यूटेड कैसे हो सकता है? उनके लिए ये कॉन्सेप्ट नेचर के लॉस के ही खिलाफ था। तो ये थे अल बिरूनी, द स्कॉलर। अब चलो 300 साल आगे 14th सेंचुरी में, और मिलते हैं एक बिल्कुल अलग पर्सनालिटी से। ये थे मोरक्को के इब्न बतूता, जिन्हें किताबों से ज्यादा सफर का शौक था, एक जिद्दी और एडवेंचर लविंग मुसाफिर। अगर अल बिरूनी अल्टीमेट स्कॉलर थे, तो इब्न बतूता थे द अल्टीमेट एक्सप्लोरर। उनका साफ मानना था कि असली नॉलेज किताबों में नहीं, सफर करने से मिलती है, दुनिया को अपनी आंखों से देखने से मिलती है। और वो अपनी इस फिलॉसफी पर
जिए भी। उन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 75,000 माइल्स का सफर किया। 75,000 माइल्स। ये उस जमाने के किसी भी एक्सप्लोरर से कहीं ज्यादा था। वो 1333 में इंडिया पहुंचे, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की शोहरत सुनकर, और सुल्तान उनकी नॉलेज से इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें सीधा दिल्ली का जज यानी काजी बना दिया। सोचो, एक फॉरेनर को इतनी बड़ी पोस्ट, और इब्ने बतूता ने यहाँ जो भी अनोखा देखा, जो भी एक्सपीरियंस किया, सब कुछ अपनी ट्रैवल डायरी रिहला में लिख डाला। और उनकी डायरी में एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव साफ दिखता है। वो ऐसी चीजों से फैसिनेट होते थे जो हमारे लिए बिल्कुल आम है, जैसे नारियल। उन्होंने कोकोनट को ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे कोई अजीब चीज देख ली हो। लिखते हैं कि ये इंसान के सर जैसा दिखता है, और पान से भी उतने ही हैरान थे। उन्होंने लिखा कि ये एक ऐसी बेल है जिसे फल के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसके पत्तों को चबाने के लिए उगाया जाता है। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सच में हैरान कर दिया वो था इंडिया का कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी पोस्टल सर्विस। उन्होंने 2 तरह की पोस्ट के बारे में बताया, एक घोड़े वाली पोस्ट जिसे उलुक कहते थे, और दूसरी पैदल जिसे दावा कहते थे। और सबसे कमाल की बात, ये पैदल वाली पोस्ट जिसमें रनर्स रिले रेस की तरह चिट्ठियां लेकर दौड़ते थे, घोड़े वाली पोस्ट से भी तेज थीं। कैन यू बिलीव इट? तो ये था इब्न बतूता का इंडिया, फुल ऑफ लाइफ। अब सीधा 300 साल आगे चलते हैं, 17th सेंचुरी में, जब मुगल एम्पायर अपने पीक पर था। यहां हम मिलते हैं हमारे तीसरे ट्रैवलर फ्रांसवा बर्नियर से। ये फ्रांस से आए एक डॉक्टर थे, और उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। बर्नियर के लिए बेंचमार्क हमेशा यूरोप था, खासकर फ्रांस। इसलिए वो इंडिया में जो कुछ भी देखते थे उसे हमेशा यूरोप से कंपेयर करते थे, और उस कंपैरिजन में उन्होंने इंडिया को हमेशा कम ही दिखाया। उनकी लिखाई में हमेशा एक चीज दिखती है, एक तरफ सुपीरियर डेवलप्ड वेस्ट और दूसरी तरफ एक गरीब पिछड़ा हुआ ईस्ट। उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था जमीन को लेकर। बर्नियर ने क्लेम किया कि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनके हिसाब से सारी जमीन का मालिक अकेले बादशाह था। उनका मानना था कि इसी एक वजह से किसान गरीब थे और खेती बर्बाद हो रही थी। सिंपल सी बात है, जिस जमीन के आप मालिक ही नहीं हो, उसकी भलाई के लिए आप क्यों मेहनत करोगे? और यही सोच उनकी शहरों के बारे में भी थी। बर्नियर ने इंडियन शहरों को बस कैंप टाउन्स बोल दिया। उनका कहना था कि ये यूरोप की तरह परमानेंट प्रोडक्शन के सेंटर्स नहीं थे, ये तो बस रॉयल कोर्ट पर डिपेंडेंट थे। मतलब जैसे ही बादशाह गया, शहर भी गायब। बनेरी की किताबें यूरोप में बहुत पॉपुलर हुईं, और उनकी लिखी हुई बातों का असर यूरोप में बहुत गहरा पड़ा, खासकर जब उन्होंने सती प्रथा का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने एक जवान विधवा को जबरदस्ती जलाए जाने का आंखों देखा हाल लिखा था। इस एक कहानी ने यूरोप में इंडिया की एक बहुत ही नेगेटिव, एक बारबेरिक इमेज बना दी। तो देखा आपने, एक ही देश इंडिया, लेकिन 3 अलग-अलग सदियों से आए 3 मुसाफिरों ने उसकी 3 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें पेश की। ये एक ऐसी तस्वीर है जो अलग-अलग रंगों से बनी है, अ मोज़ेक ऑफ पर्सपेक्टिव्स। सो लेट्स रिकैप। हमने देखा अल-बिरूनी को, 11th सेंचुरी का वो स्कॉलर जो इंडिया के समाज को समझना चाहता था। फिर हम मिले इब्न बतूता से, 14th सेंचुरी का वो एडवेंचरर जिसे यहाँ के शहरों, लोगों और ट्रेड में इंटरेस्ट था। और आखिर में 17th सेंचुरी के क्रिटिक फ्रांसवा बर्नियर, जिसका फोकस पॉलिटिक्स और हमेशा यूरोप से कंपैरिजन पर था। एक स्कॉलर, एक एडवेंचरर और एक क्रिटिक। तो आखिर असली इंडिया कौन सा है? अल-बरूनी का ज्ञानी इंडिया, इब्न बतूता का रंगीन इंडिया, या बर्नियर का गरीब और अत्याचारी इंडिया? जवाब यह है कि शायद सभी सच का एक हिस्सा हैं, और कोई भी पूरी तरह सच नहीं है। हिस्ट्री कभी एक सीधी लाइन नहीं होती, ये तो अलग अलग नजरियों से बनी एक तस्वीर है। असली चैलेंज ये समझने में है कि उन्होंने वही क्यों देखा जो उन्होंने देखा, और उन सब टुकड़ों को जोड़कर अपने लिए एक पूरी पिक्चर बनाना। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। और इसमें हम 8th से 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड को समझेंगे, मतलब लगभग 1000 साल। हम देखेंगे कि इस टाइम में इंडिया में लोगों के जो रिलीजियस बिलीफ्स थे, उनके पूजा पाठ करने के तरीके और उनका भगवान से जो कनेक्शन था, ये सब कैसे बदला। इट्स अ रियली फैसिनेटिंग स्टोरी फुल ऑफ न्यू आइडियाज, ग्रेट सेंट्स एंड अ वेरी पर्सनल सर्च फॉर गॉड। ओके, सो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, आखिर लोगों को भगवान को पूजने के नए रास्तों की जरूरत ही क्यों पड़ी? व्हाट वाज रॉन्ग विद द ओल्ड वेज? ऐसी क्या कमी थी पुराने तरीकों में कि एक पूरी की पूरी मूवमेंट शुरू हो गई जो साउथ से नॉर्थ इंडिया तक फैल गई? लेट्स फाइंड आउट। इस सवाल का जवाब समझने के लिए लेट्स लुक एट दिस कंपैरिजन। देखो, लेफ्ट साइड पे है पुराना ट्रेडिशन, वैदिक ब्राह्मणिज्म। अब इसमें अथॉरिटी तो वेदास की थी, नो डाउट, पर 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी।
एक वेदास लिखे थे कॉम्प्लेक्स संस्कृत में जो आम आदमी को समझ नहीं आती थी, और दूसरी जो कि बहुत बड़ी बात थी, वुमेन और शूद्रास को तो इनको पढ़ना ही अलाउड नहीं था। इट वॉज वेरी एक्सक्लूसिव। अब इसके रिस्पॉन्स में राइट साइड पे देखो, ब्राह्मणास ने एक नया रास्ता निकाला, पुराणिक हिंदुइज्म। उन्होंने पुराणास लिखे जो सिंपल संस्कृत में थे, स्टोरीज की फॉर्म में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे वुमेन और शूद्रास भी सुन सकते थे। सो इट वॉज मेड मच मोर इंक्लूसिव, यू सी, ताकि लोग उनके साथ जुड़े रहें। और पता है, ब्राह्मणास ने एक और बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज की, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जो लोकल देवी देवता पूजे जाते थे ना, उनको उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। इंस्टेड उनको अपने मेन गॉड्स जैसे विष्णु या शिवा का ही एक रूप यानी अवतार बना दिया, या फिर उनकी फैमिली का हिस्सा बना दिया। बेस्ट एग्जाम्पल देखो, उड़ीसा के लॉर्ड जगन्नाथ, वो एक लोकल ट्राइबल डेटी थे, उन्हें विष्णु का ही एक फॉर्म बता दिया गया। ऐसे ही जो लोकल गॉडेसेस थी, उन्हें मेन गॉड्स की वाइफ बना दिया गया। लक्ष्मी एज विष्णुज वाइफ, पार्वती एज शिवाज वाइफ। देखा, व्हाट अ क्लेवर वे टू ब्रिंग एवरीवन अंडर वन अम्ब्रेला। लेकिन एक मिनट, इन सब चेंजेस के बाद भी एक प्रॉब्लम अभी भी थी। एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि भगवान से जुड़ने के लिए, किसी भी पूजा पाठ या रिचुअल के लिए आपको अभी भी एक प्रीस्ट की जरूरत थी। मतलब पुरोहित से ही यज्ञ और हवन करवाना पड़ता था। सो द मिडल मैन वॉज स्टिल देयर। आपका डायरेक्ट कनेक्शन गॉड से अभी भी नहीं था। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बनकर आई द भक्ति मूवमेंट। एक ऐसी वेव, एक ऐसी लहर जो इन्हीं रिचुअल्स और प्रीस्ट के बैरियर्स को तोड़ना चाहती थी। और इस टाइमलाइन को देखो, ये वेव शुरू कहां से हुई? 6th सेंचुरी में साउथ इंडिया से, स्पेसिफिकली तमिलनाडु। वहां से ये आगे बढ़ी 12th सेंचुरी में कर्नाटका पहुंची, फिर महाराष्ट्र, और फाइनली 15th सेंचुरी तक ये पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल चुकी थी, जहां हमें कबीर और गुरु नानक जैसे महान संत मिलते हैं। तो अब देखते हैं इस मूवमेंट के पायोनियर्स कौन थे। शुरुआत की थी तमिलनाडु के 2 ग्रुप्स ने, अल्वार्स और नायनार्स। अब इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है। अल्वार्स में वी है, तो ये थे डिवोटीज ऑफ विष्णु, और नायनार्स, लॉर्ड शिवा को त्रिनयन कहते हैं ना, तो नायनार्स द डिवोटीज ऑफ शिवा। सिंपल। इन्होंने किया क्या, ये लोग गांव-गांव जाते थे और लोकल लैंग्वेज यानी तमिल में अपने गॉड के लिए भजन गाते थे। बट इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि उन्होंने कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को स्ट्रांगली अपोज किया। उन्होंने सबके लिए आवाज उठाई। सो व्हाट वाज द मेन आइडिया? भक्ति का जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था, वो बस इतना सा था, आप और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता। नो मिडल मैन। आप गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हो, अपनी डिवोशन से, अपने प्रेम से, और अपनी खुद की लैंग्वेज में। इसके लिए ना तो किसी पंडित की जरूरत है, ना किसी महंगे यज्ञ की, और ना ही कॉम्प्लिकेटेड मंत्रास की। समझ रहे हो? इट वॉज लाइक अ लिबरेशन ऑफ वर्शिप। ऑलराइट, तो अभी तक हमने भक्ति मूवमेंट को अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब एक स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है। इंडिया में आगमन होता है इस्लाम का। तो चलो अब देखते हैं कि जब इस्लाम इंडिया में आया तो उससे क्या नए चेंजेस आए, और कैसे एक नया मिस्टिकल पाथ, जिसे हम सूफिज्म कहते हैं, शुरू हुआ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सूफिज्म है क्या? सिंपली पुट, सूफिज्म इस्लाम का ही एक मिस्टिकल, एक रूहानी फॉर्म है। ये शुरू क्यों हुआ? पता है, उस वक्त जो कैलिफेट था यानी इस्लामिक एम्पायर, वो बहुत मटीरियलिस्टिक हो रहा था, तो उसके रिएक्शन में ये मूवमेंट शुरू हुई। सूफीज का कहना था कि असल मुक्ति या सैल्वेशन दौलत से नहीं मिलती, वो मिलती है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से, इंटेंस डिवोशन, गहरी मोहब्बत से। साउंड्स फेमिलियर? बिल्कुल भक्ति जैसा ही है ना। अब ये सूफी सेंट्स एक पूरे सिस्टम के अंदर रहते थे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है खानका। ये उनका कम्युनिटी सेंटर या आश्रम जैसा था, जहां मास्टर रहते थे। मास्टर को क्या कहते थे? शेख, पीर या मुर्शिद। और उनके जो डिसाइपल्स होते थे उन्हें कहते थे मुरीद। फिर एक टर्म है जियारत। इसका मतलब है सूफी सेंट्स की टूम यानी उनकी दरगाह पर जाना। और लास्ट में सिलसिला, जो एक स्पिरिचुअल चेन की तरह थी, जो मास्टर को उनके डिसाइपल से जोड़ती थी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ये सूफी सेंट्स इतने ज्यादा पॉपुलर और रिस्पेक्टेड थे कि उनके फॉलोअर्स उन्हें कुछ और ही लेवल पे मानते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, उनके फॉलोअर्स उन्हें सुल्तानुल मशाइख कहते थे। इसका मतलब क्या? सुल्तान ऑफ शेख्स। अब आप खुद सोचो, जब दिल्ली का असली सुल्तान ये सुनता होगा कि उसके शहर में एक और सुल्तान घूम रहा है जिसको लोग इतना मानते हैं, तो उसको थोड़ी टेंशन तो होती होगी ना। बिल्कुल। और इसी से पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर के बीच एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डायनामिक क्रिएट होता था।
नौ ये जो सूफी लोग थे ना, ये आम तौर पर पॉलिटिक्स यानी सियासत से दूर रहते थे। उन्हें कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं चाहिए थी। लेकिन एक कैच है, अगर कोई सुल्तान या बादशाह उन्हें बिना मांगे कोई ग्रांट जैसे ज़मीन या पैसा देता था तो वो मना नहीं करते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे। पर अपने लिए नहीं, उस पैसे को वो खानका चलाने में और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में यूज़ करते थे। और इस चीज़ से कॉमन पीपल की नज़रों में उनकी इज्जत, उनकी मॉरल अथॉरिटी और भी बढ़ जाती थी। चलो अब वापस चलते हैं नॉर्थ इंडिया, क्योंकि यहाँ आकर ना पूरा सीन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर भक्ति के आइडियाज़ और सूफिज्म के आइडियाज़ दे स्टार्ट टू मिक्स। एक डायलॉग शुरू होता है, एक एक्सचेंज होता है, और इसके मिलन से, इस सिंथेसिस से बिल्कुल नए तरह के संत और नए विचार सामने आते हैं। ओके, सो नॉर्थ इंडिया में भक्ति 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एंड लिसन केयरफुली, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ब्रांच है सगुना भक्ति। सगुना का मतलब होता है विथ एट्रीब्यूट्स या विथ फॉर्म, मतलब इसमें गॉड को एक फॉर्म में पूजा जाता है, जैसे राम या कृष्णा की मूर्ति। इसके मेन सेंट्स कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। और दूसरी ब्रांच है निर्गुणा भक्ति। निर्गुणा मतलब विदाउट एट्रीब्यूट्स या फॉर्मलेस। इसमें गॉड को फॉर्मलेस माना जाता है, जिसका कोई रूप या रंग नहीं है। और इसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स कौन थे? कबीर और गुरु नानक। निर्गुणा सेंट्स की बात करें तो सबसे पावरफुल आवाज़ थी कबीर दास की। ही वॉज अ ट्रू रेवोल्यूशनरी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के जो फालतू के रिचुअल्स थे, पाखंड थे, उनको खुलेआम चैलेंज किया। प्रीस्टहुड, कास्ट सिस्टम, सबको रिजेक्ट कर दिया। उनका मैसेज बिल्कुल सिंपल और पावरफुल था। गॉड इज़ वन, ईश्वर एक है। फिर चाहे तुम उसे अल्लाह कहो, राम कहो या रहीम, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, डिवोशन से पड़ता है। और कबीर का जो स्टाइल था ना, वो भी बड़ा यूनिक था। एक कॉन्सेप्ट है उनका जिसे कहते हैं उलट बांसी, मतलब अपसाइड डाउन सेइंग्स। बेसिकली वो ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कहते थे जिनका सीधा मतलब तो अजीब लगता था, लेकिन उनके पीछे एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल ट्रूथ छिपा होता था। ये उनका तरीका था लोगों को शॉक करके, उनकी नॉर्मल सोच से हिलाकर एक गहरी सच्चाई दिखाने का। सुपर इंटरेस्टिंग, राइट? कबीर के बाद आते हैं बाबा गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिखिज्म की फाउंडेशन रखी। वो भी निर्गुणा भक्ति के ही प्रोपोनेंट थे। उन्होंने भी आइडल वर्शिप, सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, ये सब कर्मकांड को रिजेक्ट किया। उनके हिसाब से गॉड से कनेक्ट करने का सबसे सिंपल, सबसे प्योर तरीका क्या था? नाम जपना। बस उस एक डिवाइन नेम को याद करना और उसको रिपीट करना, दैट्स इट। और अगर हम सगुणा भक्ति की तरफ वापस आएं तो मीराबाई का जिक्र करना तो बनता है। सोचो, एक राजपूत प्रिंसेस जिन्होंने सारे सोशल रूल्स, राजमहल का कंफर्ट, सब कुछ छोड़ दिया। किस लिए? सिर्फ अपने प्रीतम लॉर्ड कृष्णा के लिए। उनकी डिवोशन इतनी इंटेंस थी कि उन्होंने कृष्णा को ही अपना सब कुछ मान लिया था। उनके भजन तो हम आज भी सुनते हैं। ओके, चलो आओ एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला कोर थीम याद है? डायरेक्ट डिवोशन। मतलब भक्ति और सूफिज्म दोनों ने क्या सिखाया कि प्रीस्ट्स और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को साइड में रखो और गॉड से सीधा पर्सनल कनेक्शन बनाओ। सेकंड कोर थीम सोशल इक्वालिटी। ये मूवमेंट सिर्फ रिलीजियस नहीं थी, सोशल भी थी। इन्होंने कास्ट सिस्टम को जोर से चैलेंज किया और सबके लिए, स्पेशली विमेन के लिए, बराबरी की बात की। बेसिकली भक्ति के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। और थर्ड एंड फाइनल थीम, यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। ये सारे सेंट्स स्मार्ट थे। उन्हें पता था कि अगर कॉमन पीपल से जुड़ना है तो उनकी भाषा में बात करनी होगी। इसलिए उन्होंने संस्कृत को छोड़कर तमिल, हिंदावी, पंजाबी जैसी लोकल लैंग्वेजेस यूज की, और इससे उनका मैसेज घर घर तक पहुंचा। तो अब जब ये चैप्टर खत्म हो रहा है, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। इतनी सदियां बीत गईं, इन सेंट्स की जो टीचिंग्स थी, प्यार, इक्वालिटी और वन गॉड की बात, क्या वो आज भी हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में रेलेवेंट है? इसके बारे में जरूर सोचना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वेलकम दोस्तों, चलिए आज मैं आपको अपने शहर विजयनगरा की सैर पर ले चलता हूं। इस नाम का मतलब ही है सिटी ऑफ विक्ट्री, और इसकी रूह को, इसके दिल को समझने के लिए हम इसे मेरी नजरों से देखेंगे। मैं रोमैया, यहीं का एक सौदागर। हम विजयनगरा के लोगों के लिए दिन की शुरुआत नदी से नहीं बल्कि मंदिर की घंटियों से होती है, खासकर विरूपाक्षा मंदिर की घंटियों से। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये तो हमारे पूरे एम्पायर की दिल की धड़कन है, एक डेली रिमाइंडर कि हमारी नींव कहाँ है। तो आइए मेरे साथ इस शहर की आत्मा को देखिए, और हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहां इसकी आत्मा बसती है, विरूपाक्षा मंदिर से। सबसे कमाल की बात तो यह है कि यह पवित्र जगह, ये मंदिर विजयनगरा एम्पायर के बनने से भी पहले से यहां मौजूद है। सोचो इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं।
विरूपाक्ष मंदिर की जगह सदियों से पवित्र मानी जाती है। यहाँ पहले 9th सेंचुरी में छोटे छोटे श्राइन्स हुआ करते थे। फिर जब विजयनगरा एम्पायर बना तो इस मंदिर को काफ़ी एक्सपैंड किया गया। लेकिन इसकी असली शान, इसका ट्रू ग्रैंडोर तो हमारे सबसे मशहूर राजा कृष्णदेवराया के टाइम में सामने आया। अपने राज्याभिषेक को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने मेन श्राइन के सामने एक बड़ा सा खूबसूरत हॉल बनवाया और साथ ही एक विशाल पूर्वी गेटवे, जिसे हम गोपुरम कहते हैं, वो आज भी दूर से दिखता है। तो ये विरूपाक्षा हैं कौन? विरूपाक्षा भगवान शिवा का ही एक रूप है और उन्हें विजयनगरा के रूलर्स और हमारे पूरे साम्राज्य का गार्डियन डेटी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि उनकी ही कृपा से हमारा शहर इतना समृद्ध है और हमारा एम्पायर सुरक्षित है। और ये जो कनेक्शन था ना हमारे राजाओं और भगवान विरूपाक्षा के बीच, ये बहुत गहरा था। राजाओं की भक्ति सिर्फ उनकी पर्सनल पूजा तक सीमित नहीं थी, उनकी भक्ति तो पत्थरों पर उखेरी गई थी और हमारे एम्पायर के गवर्नेंस का, उसके शासन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। देखिए, हमारे राजा खुद को एब्सोल्यूट रूलर नहीं बल्कि धरती पर लॉर्ड विरूपाक्षा के रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत, जितने भी रॉयल ऑर्डर्स जारी होते थे उन पर राजा का नाम नहीं बल्कि कन्नड़ा स्क्रिप्ट में श्री विरूपाक्षा लिखा जाता था। क्या जबरदस्त तरीका था ये बताने का कि राजा तो भगवान की तरफ से शासन कर रहा है। इट गेव देम अ डिवाइन अथॉरिटी, यू सी। और ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह बिल्कुल नहीं था, ये तो हमारी जिंदगी का सेंटर था। यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए सेंटर्स थे, सारे इंपॉर्टेंट रॉयल सेरेमनीज यहीं होते थे और शादी ब्याह जैसे सोशल इवेंट्स भी। सबसे बड़ा जश्न तो सालाना फेस्टिवल होता था, देवी पंपा और लॉर्ड विरूपाक्षा के विवाह का। और मुझ जैसे सौदागर के लिए ये एक बस्लिंग मार्केट प्लेस भी था, मसालों, कपड़ों और दुनिया भर से आए अनमोल रत्नों का हब। लेकिन विजयनगर की स्पिरिचुअल कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस शहर में एक और अजूबा है, एक कल्चरल मार्वल, जो हमारे एम्पायर की एक अलग ही कहानी बताता है। चलिए अब मैं आपको वित्तला मंदिर ले चलता हूँ। विट्ठला मंदिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है। विट्ठला, जो भगवान विष्णु का एक रूप हैं, उनकी पूजा मेनली महाराष्ट्र में होती है। तो फिर यहाँ कर्नाटका के दिल में उनके लिए इतना विशाल मंदिर क्यों बनाया गया? पता है ये क्या दिखाता है? ये हमारे विजयनगरा रूलर्स की खुली सोच, उनके कॉस्मोपॉलिटन नेचर को दिखाता है। वो अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग ट्रेडिशंस को यहाँ लाते थे ताकि एक यूनिक और यूनिफाइंग इंपीरियल कल्चर बन सके। ये दोनों शानदार मंदिर हमारे एम्पायर के बैलेंस को परफेक्टली दिखाते हैं। एक तरफ है विरूपाक्ष मंदिर, जो हमारी लोकल ट्रेडिशन और स्टेट पावर का प्रतीक है, और दूसरी तरफ विट्ठला मंदिर, जो कल्चरल इंटीग्रेशन और आर्किटेक्चरल इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक हमारी गहरी जड़ों को दिखाता है तो दूसरा नए आइडियाज को अपनाने की हमारी इच्छा को। अब जिन्ना, विट्ठला मंदिर की सबसे खास बातों में से एक है उसका डिज़ाइन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ फेथ और कॉमर्स, यानी कि भक्ति और व्यापार, सिर्फ एक साथ रहते नहीं हैं, उन्हें बड़ी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ बुना गया है। चलिए देखते हैं कैसे। इरा, इमेजिन कीजिए, आप मेन गेटवे यानी गोपुरम से अंदर आ रहे हैं। आपके सामने पत्थरों से बना एक रास्ता है जिसे चैरियट स्ट्रीट कहते हैं। ये मंदिर के रथ के लिए बनाया गया है और इस सड़क के दोनों तरफ लंबे पिलर्ड कॉरिडोर्स हैं, यानी पवेलियंस। और इन्हीं पवेलियंस में हम जैसे सौदागर अपनी दुकानें लगाते थे, ठीक भगवान की नज़र के नीचे अपना व्यापार करते थे। ये जगह जितनी धार्मिक थी उतनी ही कमर्शियल भी। लोग पूजा करने आते थे और साथ साथ खरीदारी भी करते थे। इससे एक जबरदस्त सिनर्जी बनती थी। भक्ति भीड़ को खींचती थी और व्यापार से जो पैसा आता था उससे मंदिर और एम्पायर दोनों को सपोर्ट मिलता था। यहाँ डिवोशन और बिजनेस एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते थे और हमारे शहर को और भी प्रॉस्परस बनाते थे। तो आखिर में ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। विरूपाक्षा और विट्ठला मंदिर तो विजयनगरा की पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। वो हमारे एम्पायर की ताकत, उसकी दौलत, उसके लोगों की भक्ति और उसके विशाल कल्चरल विजन को रिप्रेजेंट करते हैं। यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सिटी ऑफ विक्ट्री का नाम हमेशा हमेशा के लिए गूंजता रहे। तो सोचिए, क्या पत्थर की इमारतें सच में एक पूरे साम्राज्य की आत्मा को संजो सकती हैं? यहाँ विजयनगरा में उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो बच्चों, चलो आज हम आपके हिस्ट्री सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करते हैं, पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। देखो, ये चैप्टर सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि उस मैसिव मुगल एम्पायर को पावर आखिर मिलती कहाँ से थी, उनके गांव में लाइफ आखिर थी कैसी। चलो पता करते हैं।
तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल। हम सब जानते हैं कि मुगल एम्पायर कितना विशाल था, कितना पावरफुल था और सेंचुरीज तक चला। लेकिन कभी सोचा है, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी बड़ी आर्मी, इतने मैग्निफिसेंट फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स, ये सब चलता कैसे था? इस सब के लिए पैसा कहाँ से आता था? What was the engine that fueled this entire empire for so long? इसका जवाब सरप्राइजिंगली सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। ये पूरा का पूरा एम्पायर टिका हुआ था करोड़ों किसानों की मेहनत पर। एग्रीकल्चर यानी खेती मुगल इकोनॉमी की एब्सोल्यूट बैकबोन थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ, उस टाइम इंडिया की लगभग 85% पॉपुलेशन गांव में रहती थी। तो अगर हमें एम्पायर को समझना है तो सबसे पहले गांव को समझना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। तो चलिए शुरू करते हैं इस अग्रेरियन पिरामिड के बिल्कुल फाउंडेशन से। सबसे बेसिक यूनिट जिसके ऊपर पूरा इंपीरियल स्ट्रक्चर खड़ा था, द पेजेंट एंड द लैंड। अब देखो, उस टाइम के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में किसान के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज नहीं होता था, अलग अलग टर्म्स यूज की जाती थी, और ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनो। सबसे कॉमन टर्म थी रायत या रैया। इसके अलावा मुजारियन और असामी जैसे टर्म्स भी मिलते हैं। और हाँ, किसान वर्ड तो था ही, ये सब बेसिकली कल्टीवेटर्स को ही रेफर करते थे। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या सारे किसान एक जैसे थे? क्या सबके पास अपनी जमीन थी, सबका सोशल स्टेटस एक जैसा था? सोचो, उस समय की विलेज सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी, कास्ट और रिसोर्सेज के बेसिस पर। तो ऐसी सिचुएशन में सारे किसान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं कि मेनली दो तरह के किसान होते थे। पहले थे खुद काश्ता। देखो, नाम से ही क्लू मिल जाता है, खुद यानी सेल्फ। ये वो किसान थे जो अपने ही गांव में अपनी ही जमीन पर खेती करते थे, दे वर द रेजिडेंट्स। और दूसरी तरफ थे पहाई काश्ता, जो नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स थे, मतलब ये दूसरे गांव में जाकर कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते थे। अब कोई पाही काश्ता क्यों बनेगा? हो सकता है मजबूरी हो, जैसे अपने गांव में अकाल पड़ गया हो, या फिर ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस भी हो सकती है, अगर किसी दूसरे गांव में टैक्स कम हो और ज्यादा मुनाफा मिल रहा हो। मेक सेंस, राइट? अच्छा, तो ये खेती होती कैसे थी? देखो, एग्रीकल्चर का मेन बैकबोन तो आज की तरह तब भी मॉनसून ही था, लेकिन स्टेट भी इरिगेशन में हेल्प करता था। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है शाहजहां के टाइम में पंजाब में बनाई गई शान नहर कनाल। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस टाइम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी पर्शियन व्हील, जिसे अरघट्टा या सकिया भी कहते थे। ये बैलों की मदद से कुएं से पानी निकालने का एक सुपर स्मार्ट सिस्टम था, जिससे इरिगेशन काफी बेहतर हो गया था। बट इन सब के बावजूद ज्यादातर खेती का काम मैनुअल लेबर से यानी हाथों से ही होता था। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसान सिर्फ अपना पेट भरने के लिए अनाज नहीं उगाते थे। नो, वो ऐसी फसलें भी उगाते थे जिन्हें जिनसी कामिल यानी परफेक्ट क्रॉप्स कहा जाता था। ये एसेंशियली कमर्शियल क्रॉप्स थीं, जैसे कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स। इनकी मार्केट में अच्छी कीमत मिलती थी और मुगल स्टेट इनके कल्टीवेशन को एनकरेज भी करता था। क्यों? सिंपल, क्योंकि इन क्रॉप्स से स्टेट को जबरदस्त टैक्स रेवेन्यू मिलता था। इट वॉज ऑल अबाउट द मनी। तो अब तक हमने इंडिविजुअल पेजेंट की बात की। चलो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी विलेज कम्युनिटी को देखते हैं। हर गांव अपने आप में एक छोटी सी सेल्फ कंटेन्ड दुनिया की तरह फंक्शन करता था। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये दुनिया बराबरी की नहीं थी, नॉट एट ऑल। कास्ट हायरार्की बहुत ज्यादा रिजिड थी। किसानों से भी नीचे एक तबका था लैंडलेस लेबरर्स का, जिन्हें मजदूर कहते थे। इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते थे, ये छोटे मोटे काम करते थे और इनके साथ सिवियर डिस्क्रिमिनेशन होता था, इतना कि उन्हें अक्सर गांव के बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था। तो गांव के इंटरनल मामले कौन संभालता था? ये काम था पंचायत का। ये गांव के बुजुर्गों की एक असेंबली होती थी जिसका हेड मुकद्दम या मंडल कहलाता था। पंचायत के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। ये गांव के झगड़े सुलझाती थी, पटवारी की मदद से गांव के अकाउंट्स मेंटेन करती थी, ये इंश्योर करती थी कि सब अपनी जाति के नियमों का पालन करें, गांव के कॉमन खर्चों के लिए फंड कलेक्ट करती थी, और हाँ, रूल्स तोड़ने वालों को सजा भी दे सकती थी। सो दे वर प्रीटी पावरफुल। ओके, अब हम सोसाइटी के नेक्स्ट लेयर पर चलते हैं। किसान और स्टेट के बीच में एक बहुत ही पावरफुल क्लास थी, द जमींदार्स। ये उस दौर के, आप कह सकते हैं, लैंडलॉर्ड्स थे, द मिडलमैन। ये जमींदार्स इतने पावरफुल क्यों थे? वेल, इनकी पावर के कई सोर्सेस थे। अक्सर इनका हाई कास्ट स्टेटस होता था। इनके पास अपनी बहुत बड़ी पर्सनल जमीन होती थी, जिसे मिल्कियत कहते थे। और यही नहीं, कई जमींदार्स के पास अपने प्राइवेट सैनिक और छोटे किले यानी किल्चर्स भी होते थे।
और इस सब के ऊपर वो स्टेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते थे, किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करना। इससे उनकी पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाती थी। और ये हमें ले आता है पिरामिड के आखिरी और सबसे ऊपरी हिस्से पर, द मुगल स्टेट इटसेल्फ। और जैसा हमने पहले कहा, इस पूरे एम्पायर का इंजन इसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। सारा पैसा, सारी ताकत सब यहीं से आती थी। इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में हमें इतनी डिटेल में कैसे पता है? हमारा प्राइमरी सोर्स है एक कमाल की किताब, आईने अकबरी। इसे अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने लिखा था। इसमें खेती से लेकर टैक्स कलेक्शन के मेथड्स तक हर चीज की इनक्रेडिबल डिटेल्स मिलती हैं। इट्स लाइक अ गोल्ड माइन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस रेवेन्यू सिस्टम का एक की फीचर था इसका 2 स्टेज प्रोसेस। पहला स्टेप था जमा। ये एक असेसमेंट या अनुमान होता था कि किसी जमीन से कितना टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। थिंक ऑफ इट एज द टारगेट। दूसरा स्टेप था हासिल, यानी वो एक्चुअल अमाउंट जो कलेक्ट किया गया। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जमा और हासिल हमेशा बराबर नहीं होते थे, कभी कम कभी थोड़ा ज्यादा। अब इस असेसमेंट प्रोसेस को सिस्टमैटिक और फेयर बनाने के लिए स्टेट ने जमीन को उसकी फर्टिलिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। जैसे यहाँ देखो, दिस इज रियली स्मार्ट। पोलाज सबसे अच्छी जमीन थी जिस पर हर साल खेती होती थी। परौटी वो जमीन थी जिसे फर्टिलिटी रिकवर करने के लिए 1 साल खाली छोड़ा जाता था। चाचार को 3 से 4 साल और बंजर को 5 साल से ज्यादा के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता था। नेचुरली हर कैटेगरी का टैक्स रेट उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग होता था। चलो तो अब एकदम फटाफट से जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। उसी एग्रेरियन पिरामिड को दिमाग में रखो, फ्रॉम द बेस ऑल द वे टू द पीक। रेडी? तो हमने क्या देखा? मुगल एम्पायर की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे चलती थी। इसका फाउंडेशन थे किसान, जो 2 तरह के थे, रेजिडेंट खुद कश्ता और नॉन रेजिडेंट पाही खश्ता। गांव को पंचायत चलाती थी जिसका हेड मुकद्दम था। उनके ऊपर पावरफुल जमींदार थे जो स्टेट और किसान के बीच इंटरमीडियरी का काम करते थे। और सबसे ऊपर था स्टेट, जिसका डिटेल्ड रेवेन्यू सिस्टम जमा और हासिल पर बेस्ड था। और इस सब की जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? बिल्कुल सही, आईने अकबरी से। आई होप ये रैपिड रिवीजन आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में हेल्प करेगा। जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अगर इस पूरे इंपीरियल स्ट्रक्चर का फाउंडेशन, इसकी नींव किसान ही था, तो सोचो क्या होता होगा जब ये फाउंडेशन अकाल, सूखा या जरूरत से ज्यादा टैक्स की वजह से कमजोर पड़ जाता था। थिंक अबाउट दैट। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।